नमस्ते। केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम होम मैनेजमेंट के अंदर 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है गृह व्यवस्था के अंदर निर्णय प्रक्रिया, यानी कि गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया क्या होती है। निर्णय प्रक्रिया अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। क्या है यहाँ पर? डिसीजन मेकिंग की जो तरीका होता है या जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है निर्णय प्रक्रिया। अगर हम चाहते हैं कि पारिवारिक जीवन हो या हमारी व्यक्तिगत जीवन हो, दोनों में खुशहाली बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और कोई भी समस्याएं उत्पन्न ना हो, हमारी जो ज़िंदगी है बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहे, उसमें किसी भी प्रकार का तनाव, टेंशन, कोई भी दुविधा ना आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय पर निर्णय प्रक्रिया ली जाए। अब देखते हैं, हमारे सामने एक वैज्ञानिक हैं ड्रेकर। उन्होंने परिभाषित किया है कि जैसे कि निर्णय प्रक्रिया जो है, निर्णयन जो होता है विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन को कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया कि निर्णयन जो है, निर्णयन क्या है? विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन। ठीक है, यानी कि हमारे पास कई तरह के विकल्प हैं, उन विकल्प में से उत्तम विकल्प का चयन करना, उत्तम विकल्प का चयन। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था अपने सामने, जब हम लोग डिसीजन लेते हैं वगैरह तब आता है। जैसे कि हमारे पास में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, समस्या क्या है हमारे पास में? सब्जी खरीदना, कपड़े खरीदना, स्कूल की किताबें खरीदना, ठीक है, स्कूल की किताबें खरीदना है, या फिर खेल की सामग्री। अब इनमें हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं में से सबसे पहले तो उस समस्या का चयन करना जो सबसे महत्वपूर्ण है। सब्जी, अगर हरी सब्जी नहीं है तो सूखी सब्जी बना दी जाएगी, दाल बना दी जाएगी, तो वहाँ पे काम चल सकता है। कपड़े, ऐसा तो नहीं है कि बिना कपड़े के जीवन चल रहा है, पुराने कपड़े भी होंगे, पहले के कपड़े भी होंगे जिनको हम पहन सकते हैं। फिर ठीक है, खेल की सामग्री, खेलने के लिए खिलौना अगर 2 दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद भी लाया जा सकता है। लेकिन स्कूल की किताबें अगर समय पर नहीं लाई जाएगी तो बच्चे की पढ़ाई क्या हो जाएगी? प्रभावित होगी, यानी कि उसका होमवर्क बढ़ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा और बच्चा क्या हो जाएगा? अपने क्लास के दूसरे बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाएगा, यानी कि पीछे रह जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल की किताबें जो हैं सबसे बड़ी समस्या है और उसको पहले पूरा किया जाना जरूरी है। तो हमने डिसीजन क्या लिया कि स्कूल की किताबें सबसे पहले खरीदी जाए और इन चीज़ों को बाद के लिए छोड़ दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है? स्कूल की किताबें खरीदना। अब स्कूल की किताबें खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता है? पैसों की। जो पैसे इन कार्यों में लगाए जाने वाले थे, उन पैसों को लेकर कहाँ लगाया जा सकता है? स्कूल की किताबें खरीदने में। तो यहाँ पे अनावश्यक चीज़ों को, खेल सामग्री, कपड़े और खरीदने, सब्जी खरीदने, इनको रोककर उन पे लगने वाला जो खर्चा था उसका उपयोग हमने कहाँ पर कर दिया? किताबों को खरीदने के लिए। तो ये क्या हो गया? विभिन्न विकल्पों में से एक उत्तम विकल्प का जो चयन है वो यहाँ पर किया गया। फिर आता है हमारे सामने ग्रॉस एवं कैंडल। ग्रॉस एवं कैंडल जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी परिभाषित किया है। ग्रॉस एवं कैंडल जो हैं उन्होंने कहा है कि प्रबंधन की प्रक्रिया के विभिन्न तरह क्या होते हैं? निर्णय की श्रृंखला मात्र होते हैं। इसमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होता है, यानी कि जो निर्णय लिया जाएगा वो क्या होगा? अंतिम निर्णय पर निर्धारित होगा। निर्णय हमेशा अंतिम निर्णय पर
यानी कि जो पूर्व में निर्णय लिया गया है वो हमेशा अंतिम निर्णय पर ही आधारित रहेगा। यानी कि उसको क्या करना है, एक क्रमबद्ध तरीके से चलना है, निरंतर रूप से चलते रहना पड़ेगा। अगर निरंतरता नहीं होगी, क्रमिक रूप से नहीं चला जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यानी कि जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहाँ से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जाना जरूरी है। अब जब एंडिंग पॉइंट पे तभी पहुँचा जा सकता है जब शुरुआत में निर्णय लिया जाए, और शुरुआत के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अंतिम बिंदु पर पहुंचकर ये देखा जाता है कि जो हमने निर्णय लिया था वो समय पर उसको पूरा किया गया या नहीं, या उसके अनुसार हमने चरणबद्ध रूप से कार्य किया है या नहीं किया है। अब आ जाता है निर्णय की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। निर्णय की पहली विशेषता है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये लगातार चलेगी, ऐसा नहीं कि निर्णय ले लिया गया फिर उसको छोड़ दिया गया, उसको कुछ समय बाद वापस लिया जा रहा है, फिर थोड़े दिन काम किया जा रहा है और छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे कभी भी कार्य को नहीं किया जा सकता या समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, निर्णय की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक क्या हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति तक जो हमने डिसीजन लिए हैं वहाँ तक चलाया जाना जरूरी होगा। अब निर्णय क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया यूँ कहा गया है क्योंकि जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो चलती रहती हैं और लगातार हमारा मस्तिष्क जो है उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। और हम क्या करते हैं, विभिन्न जो विकल्प हमारे सामने आते हैं या विभिन्न साधन जो हमारे सामने आते हैं उस पर लगातार एक के बाद एक हम क्रिया करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। हमने जो भी साधन हमारे सामने आए उसमें से हमने तर्क किया, उनके मध्य विकल्पों के मध्य में से एक बेस्ट विकल्प जो था उसका चयन किया और उसके अनुसार हमने कार्य किया। तो ये हमने क्या किया, अपने मस्तिष्क में बार बार उसके समक्ष हमने क्या किया, चिंतन किया। जैसे कि मान लीजिए कपड़े धोने हैं, ठीक है, समस्या क्या है, कपड़े धोने की है। अब कपड़े हाथ से धोए जाएंगे तो उसके संबंध में कौन कौन से हमको साधन की आवश्यकता है ये सोच लिया गया। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, समय कम है और ऐसी स्थिति में अगर कपड़ों को भी धोना है तो हाथ से धोने की बजाय हमारे पास अगर वॉशिंग मशीन है तो विभिन्न उपकरणों में से हमने क्या सेलेक्ट किया, वॉशिंग मशीन को सेलेक्ट किया। यानी कि हमको ना ब्रश लगाने की ज़रूरत है, ना साबुन रगड़ने की ज़रूरत है, ना उनको भिगोने की ज़रूरत है। वॉशिंग मशीन में पानी वानी डालकर सरफ डाल के उसको लगा दिया जाएगा तो एक समय पश्चात वो क्या हो जाएंगे, वस्त्र अपने आप धुल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गई, समय की बचत हो गई और बेस्ट विकल्प का चयन क्या किया गया, वॉशिंग मशीन का, ताकि हमारा समय भी नष्ट ना हो और कपड़े भी क्या हो, आसानी से धुल जाए। तो ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता रहता है, निरंतर एक के बाद एक अपना जो रहता है ना, तर्क करता रहता है, चिंतन करता रहता है। ठीक है, निर्णय जब लिया जाता है तो कई तरह के संभावित जो समाधान होते हैं वो हमारे सामने रहते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो समस्या है उस समस्या को हल करने के कई तरह के हमारे सामने उदाहरण आ जाते हैं या कई तरह के जो रास्ते निकल आते हैं कि मैं ये करूँगी तो भी समस्या हल हो जाएगी, ये काम करूँगी तो भी हो जाएगी। लेकिन उन सभी रास्तों में से जो सबसे सरल रास्ता है और जल्दी पहुँचाने वाला रास्ता है उसी का चयन एक व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है इसमें प्रबंध जो होता है, यानी कि प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया जो होती है वो पहला चरण है। निर्णय की प्रक्रिया क्या है, पहला चरण है। यानी कि अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, समस्या को नहीं समझोगे, समस्या की जांच पड़ताल नहीं करोगे, उसके समक्ष में निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आप उसका हल कभी भी नहीं निकाल सकते हैं और लक्ष्य की जो प्राप्ति करनी है वो कभी भी नहीं किया जा सकता है। निर्णय क्या है, स्वयं में अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। निर्णय क्या होता है, अपने आप में एक लक्ष्य नहीं, लेकिन ये लक्ष्य तक पहुंचाता है। निर्णय क्या करता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है।
यानी कि एक रास्ता है जिसके अनुसार हम चलते रहेंगे तो हम निश्चित लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। निर्णय लेते समय व्यक्ति में बुद्धि होना, तर्क, विश्लेषण, कौशल, विभिन्न प्रकार की शक्ति का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक वो उसमें तर्क क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं आएगी तब तक वो एक निश्चित डिसीजन पे नहीं पहुंचेगा और एक उत्तम विकल्प का जो चयन किया जाना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा। निर्णय का जो कार्य होता है प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जा सकता है। यानी कि जॉर्ज आर जो टेरी हैं उनके अनुसार कहना है कि निर्णय के अभाव में प्रबंध के आधारभूत कार्यों का निष्पादन कभी भी नहीं किया जा सकता है। कि अगर किसी व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया उसको नहीं आती है, तो कभी भी एक वांछित लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। अब निर्णय क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक हो। क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यानी कि हमको एक स्टेप पीछे जाकर भी वापस सोचना पड़ सकता है या कुछ हानि उठाकर वापस से हमको निर्णय लेकर आगे की ओर पहुंचना पड़ सकता है। जब हम एक पैर पीछे आ जाते हैं तो वहाँ से वापस जब हम शुरू से क्रिया करते हैं तो वो हमको आगे की ओर ही ले जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान ही करेगा। उसके बाद आता है निर्णय लेने की प्रक्रिया में मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि हमारी 7वीं विशेषता क्या आ गई है, मूल्यांकन। यानी कि जब हम कभी भी निर्णय लेते हैं तो हमको निर्णयों के मध्य में मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने डिसीजन तो ले लिया कि हमको ये करना है और उसके हिसाब से हम कार्य करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको साथ ही साथ मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि क्या उसी के हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं, सहयोग मिल रहा है या नहीं, क्या हम लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं या नहीं, या कितनी दूरी रही है। और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तब भी देखना चाहिए, मूल्यांकन करके फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना समय हमको लगा, समस्या का वांछित रूप से उपचार हो पाया या नहीं हो पाया, उसका निराकरण करते समय हमको क्या क्या और समस्याएं आ रही थी, उनको किस प्रकार से और सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे डिसीजन का मूल्यांकन करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि भविष्य में वापस उन समस्याओं की उत्पत्ति ना हो, और अगर होती भी है तो बेहतर तरीके से उनको वापस से निराकरण किया जा सकता है। ठीक है, प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें कई सारे तत्व साथ में आते हैं, जैसे कि उसमें देखा जाए नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना, समन्वय बिठाना और लास्ट में मूल्यांकन करना। ये सभी तत्व जो होते हैं एक साथ काम में लिए जाते हैं। निर्णय के अंदर समय का बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, समय ज़्यादा उपयोगी है। समय इसलिए उपयोगी है क्योंकि अगर आप समय रहते किसी समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो समस्या को समय पर ही हल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर समस्या एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बाद में आकर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं तो समय हमारा व्यर्थ भी बहुत हो जाता है, श्रम भी व्यर्थ हो जाता है और कई बार धन का भी नुकसान हमको उठाना पड़ जाता है। यानी कि जब समस्या छोटे पैमाने पर है तभी उसका सॉल्यूशन निकाला जाना जरूरी है। अगर छोटे पैमाने पर उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तो समस्या दिन ब दिन और अधिक मुश्किल होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। निर्णय के अंतर दृढ़ता जरूर होनी चाहिए। दृढ़ता का मतलब होता है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से समस्या के लिए निर्णय ले लिया गया कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकालना है और मुझे इस वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करनी है समस्या को हल करके, तो उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्वयं उसमें ढील छोड़ दे, या फिर वो ऐसा नहीं कि उसने निर्णय तो ले लिया लेकिन उस पर क्रियान्वित नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कभी भी उस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता और वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। यानी कि उसको अगर दृढ़ता के साथ में कठिनाई मतलब एक तरह से बोला जाए कि उसको एकदम दृढ़ रह के, निश्चित रह के कि मुझे इस हिसाब से चलना ही है और कठोरता के साथ उसका पालन किया जाए तो हमारी जो समस्या है उसका हल निकाला जा सकता है। ठीक है, निर्णय का उद्देश्य होता है कि किसी न किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हो। निर्णय क्यों के लिए जाते हैं? उद्देश्य प्राप्ति हेतु, उद्देश्य प्राप्ति हेतु। ठीक है, फिर आ जाता है निर्णय में विवेकशीलता और बुद्धिमानी का होना अनिवार्य है। बौद्धिक क्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति जो होता है निर्णय ले सकता है। विभिन्न मशीनों और उपकरणों के माध्यम से जो अच्छी तरीके से जो उपकरण का काम में लिया जा सके उस उपकरण का चयन किया जा सकता है और हाथों के बजाय मशीनों के माध्यम से जल्दी और कम समय में कार्य को पूरा किया
जा सकता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए, तर्क का प्रयोग करते हुए, चिंतन करके अगर देखे तो अच्छे से अच्छे उपकरणों में से बेहतर उपकरण का उपयोग करके अपने कार्य को समय पर पूरा कर सकता है। निर्णयन जो होता है निर्णय से भिन्न होता है। निर्णयन जो है निर्णय लेने के बाद की प्रक्रिया होती है, जबकि निर्णय जो है इस प्रक्रिया का अगर देखा जाता है तो निर्णयन तो पहले कर लिया जाता है और निर्णय जो होता है हमेशा अंतिम प्रक्रिया होती है, जिसकी सफलता की ओर तभी होती है जब हम हमारे समस्या का समाधान करके एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। निर्णय प्रबंधक का एक कुशलता का एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि कुशलता दिखाई देती है या उसके माध्यम से मापदंड किया जा सकता है कि एक व्यक्ति ने जब डिसीजन लिया, उस डिसीजन के माध्यम से क्या उसने समस्या समाधान कर लिया, और अगर समस्या का समाधान बेहतर तरीके से किया जाता है तो उस व्यक्ति का मैनेजमेंट जो होता है या डिसीजन लेने की प्रक्रिया की वाहवाही की जाती है। ये कहा जाता है कि इसमें बहुत ही अच्छा कौशल है जो कि समस्याओं का समाधान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लिया जाता है। तो ये आज हमने देखा कि गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, निर्णयन प्रक्रिया क्या है, विभिन्न विकल्पों के मध्य से एक बेहतर विकल्प का चयन करना और उसका उपयोग जो है एक लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है या समस्या के समाधान के लिए। निर्णय हमेशा अंतिम निर्णय पर आधारित रहता है, यानी कि शुरुआत में जो निर्णय लिया गया है वो अंतिम जब हम लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे, जब हम हमारे लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि हमने शुरुआत में क्या निर्णय लिया था। वो सफलता का द्योतक भी हो सकता है, असफलता का भी हो सकता है। अगर सफलता मिली तब तो निर्णय बेस्ट रहा, लेकिन हमको असफलता मिली, हमको उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बाधाएँ आती जा रही हैं और वो समस्या एक लंबी समस्या बनती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, निर्णय विफल हो जाएगा। निर्णय की विशेषताओं में देखा, निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रिया है, संभावित समाधान बहुत सारे मिलते हैं जिसमें से एक उत्तम समाधान लेकर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया पहला चरण होता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है, यानी कि हमेशा इसमें एक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मूल्यांकन के माध्यम से निर्णय की प्रक्रिया को आसानी से बेहतर तरीके से उसमें समस्याओं को देखा जा सकता है और उसका सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। समय पर पूरा करना जरूरी होता है, दृढ़ता के साथ पालन करना जरूरी होता है और उद्देश्य प्राप्ति हेतु ले जाता है, और साथ ही इसमें तर्क, चिंतन, विश्लेषण आदि के गुण देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक प्रबंधक में अगर बुद्धिमानी होगी, चतुरता होगी, चिंतन, तर्क, विश्लेषण करने की क्षमता का कौशल होगा, तभी वो अच्छी तरीके से निर्णय प्रक्रिया को लगा सकता है और डिसीजन के माध्यम से एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर अपने उद्देश्य और अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। अगली हम क्लास में निर्णय के लेने की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम एक प्रक्रिया के माध्यम से दूसरी प्रक्रिया तक पहुंचते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।